हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 का अपना चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चल रहा था और एक वीडियो हम कैपेसिटर पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अब सेकंड वीडियो है हमारा कैपेसिटर को लेके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लेके हमारा 5-6 वीडियो ऑलरेडी जो सीबीएसई बेसिस, राजस्थान बोर्ड बेसिस और अपना सिंपल एनसीईआरटी पे पूरा डेरिवेशन उस पर टॉपिक आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए गए विथ न्यूमेरिकल ऑल्सो। ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस भी साथ में हैं और आपके कुछ नीट के क्वेश्चन भी हैं, आप उस वीडियोस में देख सकते हैं। चलिए भाई, अब आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर वो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में और आपका जो फॉर्मूला आया था दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये हमारा फॉर्मूला हम कैलकुलेट करके लाए थे। ठीक है, और हमने यूनिट बताई, यूनिट क्या होती है इसकी, फैराड होती है। और हमारा वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि फैराड यूनिट वैसे बहुत बड़ी यूनिट होती है, प्रैक्टिकली हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसके लिए हमने छोटी यूनिट्स यानी माइक्रोफैराड, ठीक है, मिलीफैराड और आपका पिकोफैराड, ये यूनिट्स का यूज करते हैं। क्यों बड़ी होती है इसका आंसर हम अभी देखेंगे जब हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करना 1 बाय 1। ठीक है, अब देखो होने को तो क्या है कि कैपेसिटर बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हमारे सिलेबस में है वो जनरली हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी, सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड के बेसिस पे है। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी, डिमांड रहेगी तो हम डेफिनेटली स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल का भी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अभी हम केवल कोर्स के हिसाब से चल रहे हैं जो कोर्स हमारा है। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम नाम से पता चल रहा है कि हम पैरेलल प्लेट्स यानी 2 प्लेट्स लेंगे, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स लेंगे जो दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखेंगे। अब एक कंडक्टर के पैरेलल दूसरा कंडक्टर यानी एक कंडक्टर के पास में दूसरा कंडक्टर क्यों रखते हैं, इसका आंसर मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से आपको बताया था कि क्या यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ हमने डिस्कस किया था किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसमें आंसर ये था, एक तो साइज़ पे डिपेंड करता है, दूसरा आंसर क्या था कि उसके चारों तरफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा है, उसके सराउंडिंग जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है उसके पास में, उसके नेबर में हम दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं उस पर डिपेंड करता है, उससे सेपरेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसका जो थर्ड पॉइंट था अभी जो मैंने बताया आपको कि एक कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं और उससे हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है उस वीडियो में आप देखना जो लास्ट अपलोड हुआ है इससे पहले वाले में। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं और हम क्या ले रहे हैं, 2 प्लेट्स ले रहे हैं। जैसे मैंने ये एक प्लेट दिखा दी आपको, और ये दूसरी प्लेट ले ली मैंने, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और इनके बीच में मैंने d डिस्टेंस आपको बताई। आगे बात समझ में। देखो ये दिखने में कैसी है, ये जैसे मेरे हाथ है दोनों, इन दोनों को आप कंडक्टिंग प्लेट्स मान लीजिए जिनके पास एरिया है, लेकिन अगर आप इनको इस तरह से देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या लग रहा है, वो ऐसे एक लाइन ये दिख रही है और एक लाइन ये दिख रही है, यानी दे आर हैव सरफेस एरिया। उनके पास सरफेस एरिया है, इनके पास एरिया ए है दोनों प्लेट्स के पास, और उनके बीच का सेपरेशन D मैंने ले लिया। ठीक है, अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट, क्योंकि हमारा कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को होल्ड करना और इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करना। तो ये चार्ज को हम जैसे से इस प्लेट को देते रहेंगे तो क्या होगा, इस प्लेट पे इंडक्शन होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और उससे क्या होता है, इससे उसके इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि पॉजिटिव किसको पसंद करता है, नेगेटिव पसंद करता है, और किसको रिपेल करेगा, इधर के पॉजिटिव को। तो इस प्लेट के जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको वो रिपेल करके इस तरफ कर देगा और नेगेटिव अट्रैक्ट करके इस तरफ ले आएगा। अब आप क्या करते हो, जैसे वहाँ पिछले वीडियो में क्या था, आप इसको कनेक्ट कर दो अर्थ से, इसको कनेक्ट कर दो अर्थ से। जैसे अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कि वो इनके कंपेयर में पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, लाइट मास के होते हैं, वो अट्रैक्ट होंगे और इनके पास आगे इसको सबको न्यूट्रल कर देंगे, क्योंकि दोनों का मास तो अलग है पर दोनों का चार्ज तो सेम ही है ना, तो दोनों का चार्जेस सेम है, तो दोनों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस मिलेंगे और लास्ट में आपको ये न्यूट्रल कर देंगे। अब इसको हटा दीजिए,
इसको हटा दीजिए, सबको हटा दीजिए, ये हटा दिया आपने। अब आपके सामने दो प्लेट्स दिख रही है सिंपल, जिसके पास एक के पास सिग्मा माइनस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है, एक के पास प्लस सिग्मा डेंसिटी चार्ज है। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो जनरली ये जो आपको पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको यहाँ दिखाया वो दोनों प्लेट्स है, इसके तो इनर सरफेस पॉजिटिव और इसकी इनर सरफेस पे आपको नेगेटिव चार्ज दिखेगा। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अब बन गया है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में अगर जनरली पूछा जाए तो इसके पास चार्ज कितना है, तो जब हम केवल इसके चार्ज की बात करेंगे तो इसमें चार्ज जो स्टोर हुआ है वो चार्ज स्टोर करने की बात करें तो हम केवल पॉजिटिव वाला ही काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लो इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर हुआ है, तो आपसे पूछे कि ये पर्टिकुलर आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है जिस पर चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, तो वो 2 माइक्रोकूलम हमने केवल पॉजिटिव काउंट किया है, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव इंड्यूस होता है। तो नेट चार्ज अगर दोनों प्लेट्स पर देखें तो हमारे पास कितना स्टोर हुआ है, 0 चार्ज स्टोर हुआ है। लेकिन हम काउंट किसको करते हैं, केवल पॉजिटिव वाले को ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम एक स्ट्रक्चर बन के सामने आ गया है, जिनका एरिया ए है, जिनके पास सिग्मा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, सिग्मा क्या होती है, सरफेस डेंसिटी, चार्ज सरफेस डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो इन सब के पास चार्जेस है और इनके पास एरिया है। दोनों की सिग्मा डेंसिटी देखो सिग्मा आ रहा है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज इधर है उतना ही नेगेटिव चार्ज इस तरफ मिलने वाला है। ये आपका आ गया। अब देखो इसमें आप ये चीज़ और देख रहे हो कि जैसे इधर पॉजिटिव है और जैसे इधर नेगेटिव इंड्यूस हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये ऐसे क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। तो अब हमारा जो डेरिवेशन है वो हमारा डेरिवेशन किस चीज़ के लिए है, हमें ये बताना है कि आप इन दो प्लेट्स से कितना चार्ज स्टोर कर पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 प्लेट्स विच आर नोन एज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, विच इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उनकी हेल्प से आपने कितना चार्ज स्टोर किया है वो हमें बताना है। देखो पिछले वीडियो में हम एक कंडक्टर है जिसको चार्ज Q दिया है, उससे उसकी सरफेस से पोटेंशियल V आया तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है उसका फॉर्मूला हमने ये निकाला है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब उसकी हेल्प से हम पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम किसका निकालते हैं, सिलेंड्रिकल का, और उसी की हेल्प से हम स्फेरिकल कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये करना है। तो देखो इसको समझिए पहले कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, पहले मैं कर रहा हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, इसके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इधर दिख रहा है, इधर है क्या नहीं है, वो पता कर लेते हैं। कैसा पता करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ऐसा पॉइंट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट है। अब आ जाइए फर्स्ट चैप्टर की गॉस थ्योरम में, फर्स्ट चैप्टर की गॉस थ्योरम में आ जाइए। वहाँ पे आपके पास एक शीट थी और उस शीट से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एक शीट थी उससे r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उसका फॉर्मूला था, ठीक है। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने इस वाली प्लेट का बनाया, पॉजिटिव है, आउटवर्ड्स बन गया, मान लीजिए प्लस सिग्मा से बना दिया मैंने। और जब मैं माइनस प्लेट देखूंगा तो इससे कितना बनेगा, इससे इन्वर्स बनेगा और ये माइनस सिग्मा से। लेकिन देखो ये जो पॉइंट है वो इसके तो क्लोज है पर ये पॉइंट इससे दूर है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स है उससे सेम बनेगा या अलग बनेगा, आंसर है सेम बनेगा। क्यों सेम बनेगा, क्योंकि आपको उस टाइम भी मैंने बताया था जब वो डेरिवेशन करवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट इज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जितनी डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन यहाँ बनने वाला इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इससे भी कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर बनने वाला है। लेकिन देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, आपको दिख रहा है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब कैंसिल, एक दूसरे के ऑपोजिट मतलब कैंसिल, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, 0। सिमिलरली यहाँ होगा, यहाँ एक से आउटवर्ड्स बनेगा, एक से इनवर्स बनेगा, सेम बनेगा, और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना मिलने वाला है, 0। हमारी टेंशन खत्म। अब टेंशन कहाँ है, बीच में। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा, कितना करेगा, क्यों करेगा, तो क्यों करेगा इसका आंसर क्या है कि देखो इस पॉइंट पे निकालो आप,
इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा प्लस सिग्मा से, और इस नेगेटिव चार्ज से कैसे बनता है, इनवर्स बनता है। इसका तो आउटवर्ड्स इधर हो गया और इसका इनवर्स इस पॉइंट पे वो भी इधर ही होगा। अब देखो दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, और जब एक डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो इनको हम सिंपल ऐड कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज एंगल इज 0 डिग्री, उनके बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो यहाँ से अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। ये हटा दो, यहाँ से नहीं चाहिए हमें, ये हटा दो, यहाँ हटा दो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की बात करें तो कितना बनेगा, प्लस सिग्मा और ई माइनस सिग्मा, ये आपका ई नेट। लेकिन हम इसको वेक्टर में देखेंगे तब तो ऐसा है। अब इसमें पैरेललोग्राम अप्लाई करोगे, पैरेललोग्राम मैंने बताया है कैसे अप्लाई करना है, आपने बहुत कुछ सीख लिया है। उसमें आपको पता है कि एंगल 0 होगा, जब एंगल 0 होता है तो सिंपल उनको ऐड अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, और दूसरे में कितना है, सिग्मा अपॉन, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर यहाँ तो माइनस सिग्मा है, आपने प्लस सिग्मा क्यों यूज़ किया। तो मैं बताया था वेक्टर क्वान्टिटी जब भी हम लेंगे तब उनके नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे हर बार। जब हम उनका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो नेगेटिव साइन को नहीं लेते हैं, कि नेगेटिव साइन डायरेक्शन का सेंस दे रहे हैं। हम यहाँ अभी डायरेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे, हमने डायरेक्शन का यूज़ यहाँ कर लिया, हमें समझ में आ गया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन मिलेंगे तो दोनों जुड़ के स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक नहीं होने वाले। अगर मैं माइनस यूज़ कर लूँगा तो ये 0 दिखाएगा। अब प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या 0 है, क्या नहीं है, प्रैक्टिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो गया है। एक प्लेट का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यहाँ पे अब डबल हो गया है, कि दोनों प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऐड हो रहे हैं। ऐड होने से क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो ये हाफ प्लस हाफ कितना बन गया, फुल। देखो फटाफट अपनी कॉपी में कर लो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लो, हाफ प्लस हाफ बनाएगा और आपका ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है इनसाइड द और बिटवीन द प्लेट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हमारे क्या करना है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखो इनके बीच कितना कैपेसिटेंस होगा, सॉरी पोटेंशियल। तो अब इन दोनों के पास, इसके देखो पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप है, कि पॉजिटिव चार्ज से पोटेंशियल कुछ ना कुछ बना होगा, और माइनस चार्ज जब इस प्लेट के पास है तो इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इनका डिफरेंस होना लाजमी है। यहाँ डिफरेंस मिलेगा, कितना डिफरेंस मिलेगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में एक तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो हमें पता है। एक उनके बीच के डिस्टेंस पता है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस से हम पोटेंशियल पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला याद होगा आपको। मैं अभी फटाफट आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको पीछे नहीं जाना पड़े। ये फॉर्मूला पढ़ा है, E = 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन R, स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर को मैंने 2 बार लिख दिया। अब इस चीज़ पे फोकस करो, ये किसका फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो यहाँ से आप देख रहे हो V अपॉन क्या आ गया, R एक डिस्टेंस है, हमारे केस में डिस्टेंस कौन है, D है। तो अब पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इस वाले से क्या बन जाएगा, इंटू D बन जाएगा। अब इस E इंटू D को हम यूज कर सकते हैं। सो पोटेंशियल between the plates, potential between the plates, V is equal to E into D. What is the E between the plates is equal to sigma upon epsilon naught and distance D. ये अपना आ गया। कैपेसिटेंस आना है, कैपेसिटेंस आना है तो कैसे आना है, ठीक है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमारा डेरिवेशन कंप्लीट करने की तरफ अपन चल रहे हैं। तो C = चार्ज अपॉन V फॉर्मूला होता है, देखिए साइड में, Q चार्ज अपॉन V क्या है, V आपका ये रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, इंटू D ये आ गया। अब देखो Q को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं यहाँ देखिए, Q के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ एस, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा अपॉन एरिया, सॉरी चार्ज अपॉन एरिया नहीं होता क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, और यहाँ से चार्ज क्या आ गया, सिग्मा ए। आई बात नहीं समझ में, पुट कर दो वैल्यू। तो मैंने यहाँ से सिग्मा ए पुट कर दिया,
एप्सिलॉन नॉट था ई और सिग्मा इंटू डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सी इज इक्वल टू कितना बच गया, एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डी। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो डिपेंड करेगा किस पे, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर बीच में स्पेस है, वैक्यूम बना हुआ है और इसके अलावा कुछ मीडियम आ गया तो उसके लिए यहाँ पे उसकी वैल्यू, उसकी परमिटिविटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अगर कुछ मीडियम इसके बीच में आता है, जैसे अपन डायलैक्ट्रिक पढ़ चुके हैं उससे पहले वाले वीडियो में, और डायलैक्ट्रिक का यूज़ करेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ डायलैक्ट्रिक डालते हैं तो यहाँ पे अब इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। एरिया पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ा दो प्लेट्स का, आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अब आपके पास चार्ज स्टोर करने की जगह और बढ़ जाती है। डी क्या है, उनके बीच का सेपरेशन। अगर सेपरेशन बढ़ा दोगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेपरेशन बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डिपेंड। तो आपको इन दो पॉइंट को लिख देना है, ठीक है। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का आ गया है, ठीक है। अब एक सिंपल ले लेते हैं, क्योंकि एक सिंपल स्पेयर के लिए वो क्वेश्चन का आंसर देना भूल गया मैं, अब उसका आंसर दे देता हूँ। ठीक है, फटाफट ये देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था कि 1 फैराड बड़ी यूनिट क्यों है, 1 फैराड एक बड़ी यूनिट क्यों है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। अगर मान लो कि मैं आपको कहता हूँ किसी एक कंडक्टर मैंने आपको दिया और उस पर चार्ज देना शुरू करो, चार्ज दोगे तो क्या हो रहा है, उस पर चार्ज स्टोर हो रहा है, और उसकी चार्ज स्टोर होना मतलब क्या हो रहा है, उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। अब कैपेसिटेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका, वो पता करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे अर्थ का एग्जांपल ले लें। अर्थ मान लीजिए कंडक्टिंग बॉडी है, या अर्थ की साइज की एक कंडक्टिंग बॉडी ले ली मैंने, एक बड़ा सा स्पेयर ले लिया, ठीक है। ये मैंने बड़ा सा स्पेयर ले लिया। क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे भी, ये इसकी रेडियस आर है, इसको आप चार्ज देना शुरू करो, ठीक है। इसकी रेडियस मैंने अर्थ की रेडियस के बराबर ले ली। अर्थ की रेडियस कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। इस पे चार्जेस देना शुरू करो, ये आपने चार्जेस देना शुरू कर दिया, क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब इसका हमें कैपेसिटेंस देखना है, कितना ये चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर ऐसा कंडक्टर जो अर्थ की साइज का है तो कितना वो चार्ज स्टोर कर सकता है। तो देखो इसका कैलकुलेशन करें अपन, बड़ा सिंपल है, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है। Q/V ये एक स्फेरिकल सरफेस है, इस पर जैसे आप चार्ज दोगे तो स्पेयर पे क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, इसी चैप्टर में पढ़ा अपन ने, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इतना एक सरफेस के, अगर उसकी रेडियस r है तो उसकी सरफेस पे इतना पोटेंशियल होता है। तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R पुट कर दिया। इस Q ने इस Q को मार दिया। C इज इक्वल टू, दोनों डिवाइड में है ऊपर भेज दो, दोनों डिवाइड में है ऊपर भेज दो, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, यानी जितनी बड़ी रेडियस होगी, सीधी सी बात है, उसका एरिया उतना ही बड़ा होगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उस पर चार्ज स्टोर करने की उतनी ही कैपेसिटी आपकी होगी, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से अपन अर्थ के केस में बात करें तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R है। R पर कौन आएगा, रेडियस आएगी। अर्थ की रेडियस कितनी है, किलोमीटर है, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू पता है आपको इसकी वैल्यू पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन की ये वैल्यू होती है। लेकिन हमारे पास क्या है, डिवाइड में है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, 1/9 इंटू 10⁻9 लिखेंगे, इसका इन्वर्स कर दो और 6400 ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 10⁻3 और 10⁻5 और 10⁻9 कितना बच गया, 9 में से 5 गए, 4 बचे क्या, सही कर रहे हैं अपन, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। और 10⁻9 आ गया, तो ये 9, ये आपका 5 और ये माइनस का 9, माइनस का 4 आएगा भैया, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 4 आएगा तो ये देखो मैं इसको अप्रॉक्स ले रहा हूँ, 9 7 जा 63, 9 7 63,
ये 7 आ गया। तो आपका C इज इक्वल टू कितना आ गया 7 × 10⁻⁴ फेराड। ये क्या आया है, ये कैपेसिटेंस आया है। किसका कैपेसिटेंस आया है, ऐसे कंडक्टर का जिसकी रेडियस अर्थ के बराबर है। अर्थ की बराबर के रेडियस के कंडक्टर को भी अगर आप चार्ज देना चाहते हो तो आपका आंसर यानी उसका कैपेसिटेंस कितना आता है 0.0007 फेराड आता है, यानी 1 फेराड से बहुत दूर है। अब अर्थ के ऊपर आप रहते हो, अर्थ से बड़ा कंडक्टर तो आपके पास होगा नहीं। सबसे बड़ा अर्थ आपके पास कंडक्टिंग है, लेकिन उसके पास भी इतना फेराड 1 फेराड स्टोर नहीं हो सकता। अगर आपको 1 फेराड स्टोर करना तो अर्थ से कम 1500 टाइम्स बड़ी लार्ज बॉडी आपको चाहिए, तब ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं, माइक्रो फेराड, ठीक है, मिली फेराड, पिको फेराड, आगे समझ में। इसलिए ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, बस वैल्यूज़ चेंज हुई है। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी बता रहा हूँ आपको वो 2017 में पूछा है, और कुछ वैल्यूज़ चेंज करके वही सेम क्वेश्चन 2013 में भी CBSE में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, वो क्या कह रहा है, इनिशियली आप एक कैपेसिटर लो, अननोन कैपेसिटेंस C, और उसको V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और इसके ऊपर चार्जेस स्टोर हो गया, क्योंकि कनेक्ट करते हैं यहाँ से चार्जेस सप्लाई होंगे, चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, और 120 माइक्रो कूलम यहाँ पे चार्ज स्टोर हो गया। 120 माइक्रो कूलम मीनिंग समझते हो आप, 120 माइक्रो मतलब कितना होता है 10⁻⁶ कूलम चार्ज स्टोर हो गया। सेकेंड सिचुएशन आपको क्या दे रहा है कि नाउ वी रिड्यूस द पोटेंशियल दैट इज अर्लियर, जो पहले था, बाई 40, यानी उसको माइनस कर दिया है, पहले से कितना 40 कर दिया। इन दैट सिचुएशन द चार्ज स्टोर इन दिस पर्टिकुलर सेम कैपेसिटेंस आपका भी वही है, कैपेसिटर आपका वही C है, और उस पर कितना हुआ 40 माइक्रो कूलम चार्ज स्टोर हुआ। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन यूज़ करते हैं। फिर थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में उसने क्या पूछा है, तो पहले देखो इससे एक इक्वेशन बनती है। क्या इक्वेशन बनती है, देखो बेसिक मैथमेटिक्स अपन अप्लाई करते हैं। जब हमारे पास जितनी अननोन क्वांटिटीज़ होती है उतना ही हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी C है, एक V है, कि दोनों तरफ हमें चार्जेस तो पता ही है, दोनों तरफ हमें चार्जेस पता ही है, तो C और V ये 2 इक्वेशन चाहिए। तो देखो एज Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला बेसिक CV होता है। Q कितना है 120 माइक्रो, C कितना है पता नहीं, V पता नहीं। आ जाओ इधर दूसरे डायग्राम पे आ जाओ। दूसरे डायग्राम में देखो, अब आपको इस पे भी Q इक्वल टू CV वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। Q कितना है इस केस में 40 माइक्रो, C कितना है हमें नहीं पता, अननोन है, पर है उतना ही, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप याद करो, आप Q प्रोपोर्शनल टू V लेके आए थे, और फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया साइन, तो C कांस्टेंट लेके आए थे, C स्टिल कांस्टेंट, क्योंकि आपने कैपेसिटर चेंज नहीं किया है। और V कितना इस केस में V-40। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। क्या कर देना है, इनको डिवाइड कर देना है, इनको कर देना है डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने से 120 माइक्रो के नीचे कौन आ गया 40 माइक्रो आ गया, इधर CV आ गया, उधर CV-40 आ गया। दिस C कैंसिल, दिस C, दिस माइक्रो कैंसिल, माइक्रो, तो 40 3 जा 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3V आ गया, -120 आ गया, इजिकल टू V आ गया। इस 120 उधर भेज दो तो ये 4V हो गया, इजिकल टू 120। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना, 3V - 120 इजिकल टू V। अब इसको उधर भेज दिया, माइनस सॉरी गड़बड़ हो गई, ये माइनस बन जाएगा, ये 2V हो जाएगा, ये V माइनस में तो 3V - V 2V, और उसको उधर भेज दो, प्लस का बन के 120, और यहाँ से V आपका आ गया 60 वोल्ट। ये आपकी V की वैल्यू आ गई। आगे समझ में, अब V की वैल्यू यहाँ आ गई है, इसका मतलब अब आपको यहाँ पे नेट V पता चल गया है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई है 60 आ गई है। अब 60 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ जैसे पुट करोगे तो आपको C की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 120 माइक्रो थाई डिवाइड बाई V इजिकल टू C कर दिया। V कितना है 60 है, 60 से डिवाइड करूँगा 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया 2 माइक्रोफेराड। 2 माइक्रोफेराड मेरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया। अब अगला थर्ड सिचुएशन क्या दे रहा है कि वो कह रहा है कि जितना ही पोटेंशियल आपके पास है स्टार्टिंग में V, जिसकी वैल्यू आपने 60 निकाली है, उसको 40 इंक्रीज कर दो।
पहले 40 रिड्यूस करवाया था, अब इंक्रीज कर दो। पहले तो हमें पता नहीं था कि V कितना है, अब हमें V पता है कितना 60 है, उसको अगर मैं 40 इंक्रीज कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये 100 वोल्ट बन जाएगा। इसका कैपेसिटेंस अभी भी वही है, तो ये 2 माइक्रोफेराड अभी भी साथ चल रहा है। अब इस केस में इसका चार्ज कितना स्टोर होगा वो निकालना है। बड़ा सिंपल हो गया, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C कितना है आपका 2 माइक्रो और V कितना है आपका 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 200 माइक्रो कूलम। ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स के, रजिस्टर्स के आपने पढ़े हैं 10th क्लास में, 12th में केवल उसका थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेकिन कैपेसिटर का हम दोबारा से पढ़ेंगे कि कैसे हम दो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं और कैसे पैरेलल जोड़ते हैं, क्या उनका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट आता है वो हम पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।